हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारा 12th एपिसोड है रिकैप सीरीज़ का। ठीक है, पहले 11 में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस 12th इस सेशन में हम लोग 22nd चैप्टर यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है, बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका फर्स्ट पार्ट, और हम लोग इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और हाइपोथैलेमस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आपको याद हो तो नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखते हैं और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चलती है। तो अब हमारी बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेशंस होते हैं, मतलब दो तरह के सिस्टम्स हैं जिनकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स के बीच में। पहला है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली कुछ केमिकल्स की हेल्प से होता है जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स, और नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम की हेल्प से। अब इन दोनों कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या है ये बात समझो। देखो, जो हार्मोन्स है ना आपके, वो हार्मोन्स हर एक सेल तक पहुंचता है। हमने जब हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से हार्मोन्स अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर एक सिंगल सेल तक को अफेक्ट करते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम हर एक सेल तक नहीं पहुंचता। हाँ, वो आपकी बॉडी के पॉइंट टू पॉइंट तक पहुंचता है ना। वो ये कोशिश करता है कि आपकी बॉडी के हर पॉइंट तक वो पहुंच सके, बट हर सेल तक पहुंचना उसके बस का नहीं है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन है और नर्वस कोऑर्डिनेशन पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको। अब हार्मोन्स के साथ ऐसा क्या है कि हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होंगे, जाएंगे, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद में कंप्लीट एक्शन, एक सीक्वेंस चलता है, तब जाकर इनका एक्शन चालू होता है। तो बेसिकली हार्मोन्स का एक्शन स्लो एक्शन है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन उसी वक्त इमीडिएटली जैसे इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट होने के बाद में प्रोपोगेट हुआ साइनेप्स, और साइनेप्स के साथ में पूरा इम्पल्स ट्रेवल कर जाता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपस में कंपेयर करूँ तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ मच फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन। फटाफट होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, कोई इम्पल्स पहुँचाना हो फटाफट पहुँचेगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम से ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम धीमे ज़रूर है, लेकिन लॉन्गर लिव्ड रिस्पॉन्स है उसका, यानी उसका रिस्पॉन्स लंबे टाइम तक रहता है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है फास्ट है बट थोड़े कम टाइम के लिए रहता है। तो ये फ़र्क है। हार्मोन्स का काम धीमे है लेकिन रिस्पॉन्स लंबे टाइम तक देगा वो, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन फटाफट काम करेगा लेकिन रिस्पॉन्स उसका कम टाइम के लिए रहता है। तो ये फ़र्क होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के बीच में। अब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स इन्हीं हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन की हेल्प से सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। अब देखिए, देखा जाए तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत एक सब्जेक्ट है खुद से, एंडोक्राइनोलॉजी, बट हम लोग लिमिट रखेंगे हमारी नॉलेज को केवल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू तक। विश्वास मानिए, ये वीडियोस देखने के बाद, जो मेरे एनसीईआरटी रिकैप के वीडियोस देखने के बाद में हार्डली ऐसा कोई वर्ड होगा एनसीईआरटी में जो आपको नहीं समझ में आए। मैं एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो है मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई लाइन या कुछ पैराग्राफ नहीं समझ में आए तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में आकर इसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन शुरू करेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने कहा कि हार्मोन्स की हेल्प से होता है, और वो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती है उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको पता ही होगा कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। देखो, बेसिकली ग्लैंड्स दो तरह की होती है। पहले मैं आपको डक्ट का मतलब समझा देता हूँ। देखो समझो, जैसे मैं बात करता हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लो आप, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे समझो जूसेस का फॉर्मेशन करती है, एंजाइम का फॉर्मेशन किया। अब ये एंजाइम इन ग्लैंड्स में एक डक्ट मतलब एक चैनल प्रेजेंट होता है, इस डक्ट के थ्रू वो अपने प्लेस ऑफ सिक्रीशन तक पहुंचता है। जैसे समझो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से डुओडेनम तक पहुंचते हैं। या समझो सलाइवा है, तो
तो सलाइवा कौन बनाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा अपने डक्ट से की हेल्प से पहुंचते हैं ओरल कैविटी तक। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस हैं वो सीक्रेशंस अपने साइट तक पहुंचने के लिए उनको एक डक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट नहीं होते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है और इन हार्मोन्स को सीधा ब्लड में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इस ब्लड की हेल्प से ये अपने साइट ऑफ एक्शन तक ये हार्मोन पहुंचता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। चलिए, इनके सीक्रेशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं। और अब हम देखते हैं हार्मोन्स की एक क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल मतलब जो पहले बनाई गई डेफिनेशन थी, पुरानी टाइप की डेफिनेशन, वो ये कहती है कि हार्मोन्स आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बनाया जाने वाला एक केमिकल और उनको बाद में ब्लड में रिलीज किया जाता है, और ब्लड में रिलीज करने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पे। डिस्टेंटली लोकेटेड मतलब एक दूर मौजूद एक टारगेट ऑर्गन, जो कोई भी हो सकता है। अलग अलग हार्मोन के टारगेट ऑर्गन अलग अलग हैं, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की हेल्प से होगा। तो ये इसकी एक पुरानी डेफिनेशन थी, लेकिन इसको चेंज करके अब जो एक साइंटिफिक नई डेफिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हार्मोन्स की है, वो ये है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। क्लियर बोल रहा है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब ये केमिकल्स का न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। ये केमिकल्स इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, यानी दो सेल्स के बीच में मैसेजेस ले जाने वाला। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स का काम करते हैं। अब ये नई डेफिनेशन बनाने का फ़ायदा क्या है? देखो, इस नई डेफिनेशन बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि पुरानी डेफिनेशन की वजह से, अगर मैं केवल पुरानी डेफिनेशन को फॉलो करूं, तो वो कह रहा है प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। लेकिन अभी ऐसा है कि बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज नहीं होते। आपकी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, बट वो खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है नहीं। तो पुरानी डेफिनेशन से वो चीज़ गलत हो जाती, इसलिए ये नई साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू दी हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय दी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। तो नई डेफिनेशन में हम उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ANF की आप बात कर लो, हार्ट से रिलीज होता है, तो वो एक बिल्कुल हार्मोन की तरह ही काम करता है। आप रेनिन की बात कर लो, रेनिन कौन रिलीज करता है? रेनिन रिलीज करता है किडनी। तो क्या किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रेनिन एक हार्मोन है? बिल्कुल, रेनिन एक हार्मोन है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को चेंज करके एक साइंटिफिक डेफिनेशन बनाई गई। चलिए, अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी इस चैप्टर में हम कौन कौन सी ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। अब जैसा मेरी नई डेफिनेशन कह रही है कि केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं, अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम पूरा समझना है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ उन सभी टिश्यूज़ या सेल्स की भी बात करो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ में? तो उसके हिसाब से अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो देखो, हमारी बॉडी में शुरुआत करते हैं हम हाइपोथैलेमस से। अब देखो, अगर पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से चलूँ तो हाइपोथैलेमस, अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस डायेंसेफेलॉन, ठीक है। तो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरा न्यूरोनल टिश्यू है हाइपोथैलेमस, ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है। लेकिन ये कुछ केमिकल्स बनाता है जो हार्मोन्स की तरह काम करता है, इसलिए नई डेफिनेशन बनाई गई। तो हाइपोथैलेमस की स्टडी करेंगे। हाइपोथैलेमस के अलावा हम स्टडी करेंगे पीनियल ग्लैंड की। आप ऐसा समझ लो कि डायेंसेफेलॉन के एंटीरियर साइड में हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर साइड में पीनियल ग्लैंड। सब कुछ डिटेल में मैं लूँगा, फिलहाल मैं केवल एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक स्टॉक से कनेक्टेड एक और ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये आपकी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। क्यों है ये मास्टर ग्लैंड? बिकॉज
आपकी बॉडी की जो मैक्सिमम एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका कंट्रोल इस पिट्यूटरी के हाथ में है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिट्यूटरी का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के हाथ में है, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की। इनकी अगर आप लोकेशन की बात करो तो देखो ये थायराइड ग्लैंड का एंटीरियर व्यू है जो मैं सामने से देखता हूँ। इसी थायराइड ग्लैंड को अगर आप पीछे से देखोगे बैक व्यू, तो इसके बैक साइड में आपको 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स दिखाई देंगी। इन्हीं ग्लैंड्स को कहा जाता है पैराथायराइड। ये ध्यान रखना है आपको, थायराइड और थायराइड के ही डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। उसके अलावा स्टर्नम के सामने आप एक ग्लैंड की स्टडी करोगे जिसका नाम है थाइमस। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये थैलेमस है, मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला थैलेमस। इसके पीछे की तरफ पीनियल ग्लैंड और इसके नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस, मतलब ये वह हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, ये पीनियल ग्लैंड है। दिखाऊंगा मैं आपको पूरा एनलार्ज्ड जब ये स्टडी करेंगे। और ये नीचे पिट्यूटरी है, ये वाला पोर्शन। तो ये तीनों यहीं पे प्रेजेंट है। उसके अलावा हम बात करेंगे पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब एक ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। क्यों? क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस भी बनाती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इसमें डक्ट भी प्रेजेंट है, और ये एंडोक्राइन भी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जैसा नाम बता रहा है, रेनल मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी के सुपीरियर पोल पे प्रेजेंट एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। उसके अलावा गोनेट्स की बात करें तो फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, ये भी ग्लैंड्स का काम करती है क्योंकि टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन और ओवरी रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे ग्लैंडुलर ऑर्गन्स और टिश्यूज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। इनके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी ऐसे हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो आपने बहुत से हार्मोन्स पढ़े होंगे जैसे कि गैस्ट्रिन, ये जीआईटी से रिलीज होता है। लीवर, उसके अलावा किडनी, रेनिन की हम बात करें, और हार्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एएनएफ पढ़ाया आपको। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये केवल इंट्रोडक्शन था। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, अब ये बहुत अच्छा पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपको पता ही चल गया होगा, सेरेब्रम है ये, ठीक है। सेरेब्रम में ये यहाँ पर है कॉर्पस कैलोसम, ये भी हमने नर्वस सिस्टम में सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आपका सेरेबेलम, ठीक है, ये आपका हो गया पॉन्स। पॉन्स के अलावा ये नीचे मेडुला, और मेडुला नीचे जाकर बनेगा स्पाइनल कॉर्ड। ये थैलेमस वाला पोर्शन है, देखो। अब यहाँ पर थैलेमस के इस तरफ ये जो मैंने दिखा रखा है येलो में, ये है हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये पूरा, ठीक है। और देखो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुना, ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है जिसको कहा जाता है इन्फंडिबुलम, और ये इन्फंडिबुलम वो स्टॉक है जो यहाँ नीचे प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो आपको 2 कलर में शो कर रखा है ना, रेड और येलो, ये पिट्यूटरी है। 2 कलर इसलिए शो कर रखे हैं क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू जुड़ी है जिसको कहा जाता है इन्फंडिबुलम, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में एक बहुत गौर करने की बात देखना, इन्होंने हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक ही तरह के कलर में शो किया। वो इसलिए शो किया, सुनना चाहिए, वो इसलिए शो किया क्योंकि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दोनों न्यूरोनल टिश्यूज़ हैं। ये दोनों क्या है? न्यूरोनल टिश्यूज़ हैं, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंडुलर टिश्यू है। ये ध्यान रखना, पिट्यूटरी में भी मैं आपको ये बात बताऊंगा। एंटीरियर पिट्यूटरी हिस्टोलॉजिकली अगर मैं देखूँ तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू भी बेसिकली किस में आता है आपको पता होगा, एपिथेलियल टिश्यू में ही आते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों न्यूरोनल टिश्यू है। तो इसलिए कहते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों ही एनाटॉमिकली बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दोनों का एनाटॉमी बिल्कुल अलग है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस डायएन्सेफेलॉन यानी उसका बेसल पार्ट है, उसके बेस पे प्रेजेंट है ना, ये बेस हो गया देखो। तो डायएन्सेफेलॉन का बेसल पार्ट है, और आप सबको मालूम होगा डायएन्सेफेलॉन 4 ब्रेन के अंदर ही आता है। 4 ब्रेन में बेसिकली 2 चीज़ें आती है, एक आता है सेरेब्रम
और दूसरा आता है डायनसेफ्लॉन। इसी डायनसेफ्लॉन में आप थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस स्टडी करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, नर्वस टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है। यानी इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन्स। क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन्स। और आपको याद होगा नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स के साइटॉन्स होते हैं ना, उन साइटॉन्स के ग्रुप को कहा जाता है न्यूक्लियाई। यानी बहुत सारे साइटॉन्स के ग्रुप को एक वर्ड दिया था हमने, न्यूक्लियाई। ठीक इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी साइटॉन्स के ग्रुप को कुछ कहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ साइटॉन्स called as in peripheral nervous system. It is called as nuclei in central nervous system. तो हाइपोथैलेमस में भी ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब देखो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का मतलब समझना, न्यूरो का मतलब क्या हो गया, न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन्स जो किसी तरह का सीक्रेशंस रिलीज करते हैं उनको कहते हैं हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। है न्यूरॉन्स लेकिन सीक्रेशंस करते हैं जो कि है हॉर्मोन्स। तो उन ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और यही न्यूक्लियाई जो है हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। इस एनसीईआरटी के पिक्चर में देखो ये जो ग्रे कलर में शो कर रखा है ये पूरा हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस में ये देखो न्यूरॉन्स दिखा रखे हैं ये, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं दोनों, और यही हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के साइटॉन्स का कलेक्शन कहलाएगा न्यूक्लियाई, और यही न्यूक्लियाई रिलीज करेंगे क्या, हॉर्मोन्स का। ठीक है, इसके आगे ये जो लेबलिंग्स हैं ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट फिगर में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी का। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये ध्यान रखना है, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो उसका भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो भी हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स को कब कोई हार्मोन बनाना है, कब उसको बढ़ाना है, कब उसको कम करना है, ये सब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस के पास में दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक है रिलीजिंग हार्मोन्स और एक है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं लेकिन मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाऊंगा, केवल एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे हम लोग, है ना। रिलीजिंग हार्मोन्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये वो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को तक जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो। यानी बेसिकली पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करे। इनहिबिटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा ताकि पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को का लेवल कम कर दे। यानी जब आप स्टिमुलेट करोगे पिट्यूटरी को तो पिट्यूटरी अपने हार्मोन का लेवल बढ़ाएगी, जब इनहिबिट करोगे तो पिट्यूटरी अपने हार्मोन का लेवल कम करेगी। और पिट्यूटरी के हर हार्मोन के लिए, पिट्यूटरी के हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक रिलीजिंग और स्पेसिफिक इनहिबिटिंग हार्मोन है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजिंग हार्मोन थायराइड को भी स्टिमुलेट कर रहा है या दूसरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं GnRH का। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहले मैं आपको गोनेडोट्रोपिन का मतलब बताता हूँ। देखो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, कब, जब आपको इनके नाम के मतलब नहीं पता हो। आप इनके नाम का मतलब समझ लो, आपको सब क्लियर हो जाएगी। गोनाडोट्रोपिन का मतलब होता है पिट्यूटरी के वो हार्मोन्स जो गोनेड्स को जाकर स्टिमुलेट करें। गोनेड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी। और पिट्यूटरी ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है, वो बनाता है FSH और LH। इसी LH को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ICSH या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि गोनाडोट्रोपिन्स कौन से हैं तो आपका आंसर होगा FSH, LH और ICSH। तो अब GnRH का मतलब क्या हुआ, GnRH गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है। यानी ये पिट्यूटरी तक जाएगा और पिट्यूटरी को बोलेगा कि गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज बढ़ा दो। समझ में आई बात। तो इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स यानी FSH, LH और ICSH। सिमिलरली इसके पास में इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी है
और इसका एग्जाम्पल है सोमेटोस्टेटिन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं लेकिन हम केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। सोमेटोस्टेटिन आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो सोमेटोस्टेटिन जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो ये सोमेटोस्टेटिन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और उसको बोलेगा कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करो, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करो। यानी हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी को गाइड करता है कि कब किस हार्मोन को बढ़ाना है और कब किस हार्मोन को कम करना है। ये हार्मोन से स्पेसिफिक रहेंगे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन केवल गोनेड्स को ही, केवल पिट्यूटरी को गोनाडोट्रोपिन्स बनाने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है, थायराइड को स्टिमुलेट नहीं कर सकता। थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए इसके पास दूसरा हार्मोन है हाइपोथैलेमस के पास, पर हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को हाइपोथैलेमस का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। और इस बात से एक चीज़ और क्लियर हो गई कि आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। यानी नर्वस सिस्टम ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन, कि किस तरह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। समझें इस बात को। पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड के जब हम वीडियो रिलीज़ करेंगे उसमें सारा डिटेल होगा। फिलहाल मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाया था, ये देखो आप, और इस पिक्चर के थ्रू मैंने आपको क्लियर बताया था। यहाँ देखो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों न्यूरोनल टिश्यू है। यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जब दोनों ही न्यूरोनल टिश्यू है तो इसका मतलब इनके बीच में कनेक्शन भी कैसा होगा, न्यूरोनल। तो आप यहाँ देखो कि ये हाइपोथैलेमस है आपका। अब देखो हाइपोथैलेमस में हमने क्या दिखा दिया, साइटोन्स का कलेक्शन, एक साइटोन, दूसरा साइटोन, तीसरा साइटोन। तो इन साइटोन के कलेक्शन को क्या नाम दे रहे हैं हम, न्यूक्लियाई। ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स। अब मैं पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अभी देखना इसका नाम ही देखो आप, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो क्लियर नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये न्यूरोनल सिस्टम, न्यूरॉन्स का बना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब ये भी न्यूरॉन्स, ये भी न्यूरॉन्स, तो क्या कोई अलग से कनेक्शन चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इनके बीच का जो कनेक्शन है वो पूरा न्यूरोनल कनेक्शन है। ये देख लो साइटोन, साइटोन से निकला एक्सॉन, और ये एक्सॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन डायरेक्ट ले जा रहा है। इसको बीच में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और हाइपोथैलेमस न्यूरोनल स्ट्रक्चर है। तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता, कनेक्शन केवल ब्लड के थ्रू ही बनाया जा सकता है। तो वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजने हैं, जैसे समझो ये साइटोन है और इसको अपना एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजना है, तो अपने उस हार्मोन को वो रिलीज कर देगा ब्लड में। ठीक है, ये ब्लड, अब ब्लड इन हार्मोन्स को लेके जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। यानी आप ये बोल सकते हो कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में पोर्टल सिस्टम का कंसेप्ट है। पोर्टल सिस्टम हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरी से बनती है कैपिलरीज और कैपिलरीज बाद में बनाती है वेन्स। ये नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा एक सिस्टम होता है पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम में जो है वेन वापस कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेगी और ये कैपिलरीज वापस से वेन का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि ये जो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स डाल दिए इस वेन के अंदर। अब ये वेन एंटीरियर पिट्यूटरी में जब जाएगी तो इसको वापस कैपिलरीज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इसने कैपिलरीज का फॉर्मेशन किया और हार्मोन्स को रिलीज कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ से ये वापस आगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स लेकर निकल जाएगी ये वेन। यानी ये जो वेन है ना, ये पिट्यूटरी के हार्मोन लेकर यहाँ से निकलेगी, और ये जो वेन है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन लेकर आ रही है। तो वेन वापस कैपिलरी का फॉर्मेशन कर रही है और फिर ये कैपिलरीज वापस वेन का फॉर्मेशन कर रही है। इसको हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल सिस्टम। इस तरह का एक और पोर्टल सिस्टम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था,
तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर्टल सिस्टम हम कहाँ पढ़ते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच के कनेक्शन की, तो हम आंसर देंगे सर पोर्टल सर्कुलेशन, ये ब्लड के थ्रू कनेक्शन है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस तो डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन है, क्योंकि एनाटॉमिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों न्यूरोनल टिश्यू हैं। तो दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, यानी ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, हाइपोथैलेमिक के हार्मोन्स ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में, पास थ्रू एक्सॉन्स, बिल्कुल न्यूरॉन्स के साइटोन से एक्सॉन से ये पास होंगे एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, है ना, एक्सॉन और एक्सॉन के लास्ट में नर्व एंडिंग्स, इन नर्व एंडिंग्स से ये हार्मोन्स रिलीज होते, देखो यहाँ पर। तो वापस बता रहा हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन है सर्कुलेशन का, यानी ब्लड के थ्रू, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में सीधा न्यूरल कनेक्शन है। अब आता हूँ मैं एनसीईआरटी वाले डायग्राम पे। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम का एक एक लेबलिंग आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम कह रहा है कि ये हाइपोथैलेमस है और ये है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, बिल्कुल। फिर वो कह रहा है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एनसीईआरटी ने भी देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये पूरा एक जैसा शो किया हुआ है इन्होंने, है ना, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये यही दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों न्यूरोनल टाइप के टिश्यू हैं। तो यहाँ देखो आप, इन्होंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी यहाँ पर और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन देखो, सीधा एक्सोनल कनेक्शन, सीधा न्यूरल कनेक्शन। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ये आ रहा है पूरा एक कैपिलरीज है, ये पूरा कैपिलरीज। तो ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से ये पहुँचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एनसीईआरटी इस फिगर से ये समझाना चाहती है। तो ये था पूरा हाइपोथैलेमस। अब देखो बहुत है, हाइपोथैलेमस में बहुत हार्मोन्स हैं, बहुत सारे स्टिमुलेटिंग, बहुत सारे इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएं, इसलिए हमने इसको यहाँ तक लिमिट रखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में काफ़ी बातें मैंने अभी यहाँ पर कर ली, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हम लोग उस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस, और पढ़ते रहिए आप एनसीईआरटी इसी तरीके से।